नमस्कार दोस्तों। आज डिजिटल भारत की परिकल्पना का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलना रहा है। इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलकर जनता के प्रति दायित्व को और पुख्ता बनाया जाएगा। इसमें विशिष्ट पहचान और ई प्रमाण शामिल किए गए हैं, जो मौलिक तथा एकीकृत सरकारी एप्लीकेशंस व डाटा आधारित होता है। देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस का गठन कर एक सीमा से अधिक वित्तीय लेन देन इलेक्ट्रॉनिक और नकदी रहित होगा। पर आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि सुदृढ़ साइबर स्पेस की जगह सरकार को बाध्य होकर साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल बनाना पड़ा है, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के मामले पर शिकंजा कसा जा सके। क्योंकि आज घर घर से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत में हर छोटी बड़ी खरीदारी यूपीआई से हो रही है, लेकिन क्या डिजिटल भुगतान केवल सुविधा है या इसके साथ कुछ और बड़े खतरे भी जुड़े हैं? आइए जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट देशों में शामिल हो गया है। यूपीआई की मदद से लोग सैकड़ों में पैसे भेज और प्राप्त कर रहे हैं। इससे नकदी पर निर्भरता कम हुई है और लेन देन तेज हुआ है। लेकिन दूसरी ओर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, क्यूआर कोड स्कैम और साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। अब ऑनलाइन फ्रॉड किस तरीके से होता है? पहला है, इसमें जालसाज बैंक, ई कॉमर्स वेबसाइट या सरकारी अधिकारी बनकर फर्जी ईमेल या मैसेज भेजते हैं। ये आपको डराकर या लालच देकर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगते हैं। दूसरा है, आपका फ़ोन या मैसेज कर भारी लॉटरी जीतने पर घर बैठे मोटी कमाई वाली नौकरी का झांसा दिया जाता है और फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। बालाजी टेलीफिल्म्स ने भूत बंगला फिल्म में काम देने के बहाने प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, रोल कंफर्मेशन फीस के रूप में रुपये लिए, लेकिन अभी तक उस फिल्म में काम करने का मौका नहीं दिया और फिल्म बनकर रिलीज होकर करोड़ों रुपया फ़ायदा कमा कर भी मेरे रुपये अभी तक नहीं लौटाए। साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करने के बावजूद पिछले महीने में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मैं चैन की नींद से सो पाया। तीसरा कारण है ओटीपी फ्रॉड। गूगल से निकाले गए फर्जी कस्टमर केयर नंबरों पर कॉल करने पर ठग एनीडेस्क या टीम व्यूवर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फ़ोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। चौथा कारण है, पार्ट टाइम जॉब देने के नाम पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर वीडियो लाइक करने या टास्क पूरे करने के बदले पैसे कमाने का झांसा देकर शुरुआत में छोटा निवेश करवाते हैं और फिर बड़ा अमाउंट लेकर गायब हो जाते हैं। वैसे तो और भी कई तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं, जिसमें शामिल है क्रेडिट कार्ड घोटाले, ग्रीटिंग कार्ड घोटाले या फ़ोन पर मेलवेयर, रैंसमवेयर के द्वारा हैक करके भी फ्रॉड किए जाते हैं। आज के तकनीकी के दौर में ये सब घटना आम बात हो गई और लगभग 75% लोगों के अकाउंट से कम या अधिक परिमाण में इस तरह के फ्रॉड देखे जा रहे हैं। मतलब थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना होना निश्चित है। अतीत में भारत में झारखंड का जामताड़ा जिला भारत की साइबर अपराध की राजधानी के रूप में कुख्यात हुआ। ठग जाली दस्तावेजों के आधार पर सैकड़ों सिम कार्ड खरीदते थे ताकि पुलिस उनका पता न लगा सके। वे पीड़ित को विश्वास में लेकर उनका वन टाइम पासवर्ड या पिन नंबर हासिल कर लेते थे। 2016 से 2025 के बीच सिर्फ जामताड़ा जिले में ही साइबर ठगी के 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। अपराधियों के पास से देश भर के हजारों पीड़ितों के बैंक खातों की जानकारी, संदिग्ध सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद हुए थे। इसमें तत्कालीन एसपी को भी ठगने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने
तत्परता दिखाते हुए गिरोह के सदस्यों को दबोच लिया। अब आते हैं बचाव की प्रक्रिया पर। यदि कोई कॉल पर खुद को बैंक अधिकारी बताकर जानकारी मांगे तो फोन काट दे और सीधे अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपर्क करें। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपना OTP किसी के साथ साझा न करें और भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता के नाम अवश्य जांच लें। तीसरा बचाव है बैंक खातों पर कड़ी नज़र रखकर क्रेडिट कार्ड गतिविधि की सूचनाएं प्राप्त करके, क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए साइन अप करके और उपभोक्ता संरक्षण सेवाओं का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। यदि उपयोगकर्ता क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो उन्हें संबंधित कानूनी अधिकारियों और क्रेडिट ब्यूरो को इसकी सूचना देनी चाहिए। जामतारा की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना की। इसके साथ ही तुरंत 1930 राष्ट्रीय हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे ठगी की गई रकम को अपराधियों के खातों में तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने 27/10/2024 को मन की बात के एपिसोड के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को इससे अवगत कराया। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा SMS के माध्यमों से संदेशों का प्रसार, रेडियो अभियान, कलर ट्यून, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर समाचार पत्रों में विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले आदि शामिल है। डिजिटल भुगतान ने हमारी ज़िंदगी आसान बनाई है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ केदार विश्वकर्मा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।